नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार शुक्ला और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विजन एकेडमी तेलीबाग में। तो दोस्तों, हम लोगों ने अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा भारत पर विदेशी आक्रमण, और भारत पे विदेशी आक्रमण के क्रम में हम लोगों ने दो विदेशी आक्रमणों को पढ़ा, जिसमें पहला विदेशी आक्रमण था भारत पर ईरानियों का आक्रमण जो कि हक्कामनी साम्राज्य का था, और दूसरा पढ़ा हम लोगों ने भारत पर यूनानियों का आक्रमण जिसमें हम लोगों ने सिकंदर के आक्रमणों को देखा। आज दोस्तों हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मौर्य साम्राज्य। दोस्तों, सभी परीक्षाओं की दृष्टि से देखा जाए तो मौर्य साम्राज्य एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य इस साम्राज्य का संस्थापक कहलाता है और चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट कहा जाता है तथा इसी के द्वारा प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की जाती है। दोस्तों, तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने कहा कि मौर्य साम्राज्य एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा सा लेंदी भी है, इसीलिए इसको हम लोगों ने कुछ खंडों में विभाजित कर दिया है, जिसका पहला खंड आज हम लोग पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य व बिंदुसार को। तो दोस्तों, अंतिम नंद सम्राट घनानंद की हत्या कर दी जाती है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, और इसके साथ ही भारत पर एक नवीन साम्राज्य का उदय होता है जिसका नाम होता है मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम कहेंगे दोस्तों कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें दो स्रोतों से प्राप्त होती है, जिसमें पहला है आपका साहित्यिक स्रोत और दूसरा है आपका पुरातात्विक स्रोत। अगर साहित्यिक स्रोतों को देखा जाए तो कह सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले राइटर हैं आपके चाणक्य, और चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र जो कि मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तृत हमें जानकारी प्रदान करती है। दूसरी पुस्तक देखें तो ये है आपके यूनानी लेखक मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका। अगर नंबर 3 देखा जाए तो कैसे यहाँ पर कहेंगे हम लोग विशाखा दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस। इसके अतिरिक्त बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पुराण तथा तमिल ग्रंथों से भी मौर्य वंश की या चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी प्राप्त होती है। अगर पुरातात्विक स्रोतों को देखा जाए तो पुरातात्विक स्रोतों में आपका पहले नंबर पे आएगा रुद्रदामन। रुद्रदामन कौन था? शक सम्राट था या शक शासक था रुद्रदामन। इसने 150 एडी में जूनागढ़ अभिलेख लगवाया जो कि गिरनार पर्वत पर स्थित है। इस लेख के अनुसार या इस अभिलेख के अनुसार भारत में चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया तथा यहाँ का गवर्नर पुष्पगुप्त वैश्य को नियुक्त किया। अगर दूसरा देखा जाए तो ये है आपका बंगाल का महास्थान अभिलेख। इसके अलावा नंबर 3 देखें तो अशोक के द्वारा लिखे गए अभिलेख। नंबर 4 देखें तो भवन, स्तूप, गुफा तथा मृदभांड इत्यादि से मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों, मौर्य वास्तव में कौन थे इसकी स्पष्ट जानकारी कोई इतिहासकार आज तक नहीं दे पाया है। बौद्ध तथा जैन ग्रंथों ने इन्हें एक स्वर में क्षत्रिय कहा है। क्या कहा है? क्षत्रिय कहा है, जबकि पुराणों में इन्हें शूद्र कहा गया है। अगर विशाखा दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस को देखा जाए तो विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य वृषल या कुलहीन है, अर्थात सीधे शब्दों में कहा जाए तो शूद्र है। चंद्रगुप्त मौर्य के कई अन्य नाम भी जानकारी में आते हैं, जैसे सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस। क्या नाम बताया मैंने आपको? सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस। तो जस्टिन, क्या बताया मैंने आपको? जस्टिन स्ट्रैबो, मेगस्थनीज तथा निरियाकस ने इसे सेंड्रोकोटस कहा है। जस्टिन स्ट्रैबो, मेगस्थनीज तथा निरियाकस ने इसे क्या कहा है? सेंड्रोकोटस कहा है, जबकि एरियन व प्लूटार्क ने इसे क्या कहा है? एंड्रोकोटस कहा है। और एंड्रोकोटस व सेंड्रोकोटस की चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचान अगर देखी जाए तो ये की आपकी विलियम जोन्स ने 1793 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, और इन्होंने कहा यूनानी जिसे वास्तव में सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस कहते हैं ये कोई और नहीं, ये भारत का ऐतिहासिक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य है।
नेक्स्ट अगर दोस्तों देखा जाए तो ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं या ब्राह्मण ग्रंथों का मानना है कि नंदो उन्मूलन अर्थात नंद के उन्मूलन में सबसे बड़ा हाथ जो था ये किसका था? चाणक्य का था। किसका था? चाणक्य का था। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी हम देख लेते हैं चाणक्य के बारे में। चाणक्य के पिता का नाम ऋषि चाणक्य था। चाणक्य के पिता का नाम ऋषि चाणक्य था और इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था अर्थशास्त्र, जो कि प्रशासन व राजनीति की पुस्तक है। अर्थशास्त्र को कुल 15 खंडों में विभाजित किया गया है तथा इसमें कुल 4000 श्लोक हैं। क्या है इसमें? 4000 श्लोक हैं और इसी से सर्वप्रथम साप्तांग सिद्धांत की जानकारी प्राप्त होती है। अर्थात किसी भी साम्राज्य को बढ़ाने के लिए 7 चीज़ें अत्यधिक आवश्यक होती हैं, जिसमें नंबर 1 है आपका राजा। नंबर 1 है आपका राजा। अगर नंबर 2 देखा जाए तो ये है आपका अमात्य। अमात्य का अर्थ होता है मंत्रीगण, क्योंकि मंत्रीगण की सलाह अत्यधिक आवश्यक होती है साम्राज्य के या राष्ट्र के विस्तार में। नंबर 3 देखा जाए तो कह सकते हैं ये है आपका राष्ट्र या कह सकते हैं आपका जिला है नंबर 3। नंबर 4 को अगर देखा जाए तो ये है आपका दुर्ग, अर्थात आपका किला जितना मजबूत होगा, आपका किला जितना मजबूत होगा उतनी ही सशक्त आपकी सेना होगी और आपकी क्रियाविधि होगी। नंबर 5 को देखा जाए तो ये है आपका कोष अर्थात धन। नंबर 5 क्या है आपका? धन। नंबर 6 देखा जाए तो ये है आपकी सेना। नंबर 6 क्या है आपकी? सेना, अर्थात जितनी विशाल सेना होगी उतने विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जा सकता है। और नंबर 7 है आपके मित्र, अर्थात अगर ज़्यादा से ज़्यादा पड़ोसी राजाओं के साथ में आप मित्रता पूर्वक संबंध स्थापित करेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपको क्या करेंगे? अन्य से आक्रमण में या अन्य विजयों में सहायता प्रदान करेंगे। तो अगर कौटिल्य या चाणक्य के अन्य नाम देखे जाएं तो इसका एक अन्य नाम है कौटिल्य और इनके बचपन का नाम है विष्णुगुप्त। इनके बचपन का नाम विष्णुगुप्त है, जबकि इन्हें पुराणों में क्या कहा गया है? द्विजर्षभ कहा गया, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ ब्राह्मण। अगर दोस्तों एक यूनानी लेखक हैं जस्टिन को देखा जाए तो जस्टिन ने सेंड्रोकोटस व सिकंदर की मुलाकात का वर्णन कहा है। यूनानी लेखक जस्टिन ने सेंड्रोकोटस व सिकंदर की मुलाकात का वर्णन कहा है। वह सेंड्रोकोटस अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को क्या कहा है? डाकुओं का समूह कहा है। क्या कहा है? डाकुओं का समूह कहा है। अगर चंद्रगुप्त मौर्य के युद्धों को देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन में 2 बड़े युद्ध लड़े। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन में 2 बड़े युद्ध लड़े, जिसमें पहला युद्ध था आपका नंद शासक घनानंद के साथ में। तो दोस्तों यहाँ पर एक कहता प्रचलित है, यहाँ पर एक कहानी है कि जो चाणक्य थे ये नंद शासक घनानंद के दरबार में रहा करते थे और घनानंद ने अपमानित करके चाणक्य को अपने दरबार से निकाल दिया। अपने इसी अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और विशाल सेना की सहायता से नंद का क्या कर दिया? अंत कर दिया और मौर्य साम्राज्य की नींव स्थापित कर दी। तो पहला युद्ध घनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य में। घनानंद का सेनापति इस समय भद्रसाल था और ये युद्ध होता है आपका 323 बीसी में। इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य की क्या हो जाती है? विजय हो जाती है और मगध के शासन पर स्थापित हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य और नवीन साम्राज्य की नींव पड़ जाती है जिसका नाम था मौर्य साम्राज्य। अगर दूसरा युद्ध देखा जाए तो दूसरा युद्ध लड़ता है ये सिकंदर के सेनापति सेलुकस निकेटर के साथ में और ये युद्ध लड़ता है 305 बीसी में। सेलुकस निकेटर भारत पर आक्रमण करने के उद्देश्य से आ रहा होता है। उसी समय चंद्रगुप्त मौर्य अपनी विशाल सेना को ले जाकर के सेलुकस निकेटर के ऊपर आक्रमण कर देता है और इस आक्रमण के फलस्वरूप सेलुकस निकेटर पराजित हो जाता है। पराजित होने के पश्चात दोनों के मध्य संधि होती है और संधि में सेलुकस निकेटर अपनी पुत्री हेलेना का विवाह कर देता है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में और यूनानी राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजता है। मेगस्थनीज भारत में 4 वर्षों तक रहता है और ये पुस्तक लिखता है इंडिका। कौन सी पुस्तक लिखता है? इंडिका। तो इंडिका में अगर देखें तो मुख्य रूप से मेगस्थनीज ने 2 चीज़ों के बारे में जानकारी प्रदान की है।
पहला देखें तो मेगास्थनीज ने बताया है कि यहाँ पर भारतीय समाज जो था वो 7 वर्गों में विभाजित था। भारतीय समाज 7 वर्गों में विभाजित था। और दूसरा अगर देखें तो मेगास्थनीज कहता है कि भारत में दास प्रथा विद्यमान नहीं थी, जबकि चाणक्य की अर्थशास्त्र के अनुसार भारत में दास प्रथा विद्यमान थी। तो दोनों के मध्य में अंतर क्यों आया? अगर यूनान को देखा जाए या यूरोपीय देशों में देखा जाए तो वहाँ पर दास प्रथा बड़े पैमाने पर विद्यमान थी और वहाँ पर दासों के साथ में पशुओं की भांति या जानवरों की भांति व्यवहार किया जाता था, जबकि भारत में दासों के साथ में उस प्रकार का बर्ताव नहीं किया जाता था जैसे यूरोपीय देशों में किया जाता था। इसीलिए मेगास्थनीज उस दास प्रथा को ठीक तरीके से वृत्तांत नहीं बता पाया। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो दोनों में संधि के मध्य में चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी गिफ्ट देता है या भेंट स्वरूप प्रदान करता है और सेल्यूकस निकेटर 4 बड़े साम्राज्य के प्रांतों को किसे प्रदान करता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, जिसमें पहला है आपका एरिया हेरात, दूसरा है आपका कांधार, तीसरा है आपका जेड्रोसिया या मकरान तट और चौथा है आपका पेरोप निसरडाई या काबुल। इन 4 प्रांतों को इसे दे देता है। अगर चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य को देखा जाए, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य को देखा जाए तो उत्तर में कश्मीर तक चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य स्थापित था। अगर दक्षिण में देखा जाए तो मैसूर और आंध्र प्रदेश तक चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्थापित था। वर्तमान समय का बंगाल और बांग्लादेश पूरा का पूरा चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में स्थापित था। अगर पश्चिमी क्षेत्र को देखा जाए तो कह सकते हैं ईरान या फारस तक चंद्रगुप्त मौर्य का संपूर्ण शासन विद्यमान था। यूनानी लेखक प्लूटार्क के अनुसार 6 लाख सैनिकों की सहायता से, यूनानी लेखक प्लूटार्क के कथनानुसार 6 लाख सैनिकों की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण भारत को रौंद डाला और संपूर्ण भारत को क्या कर लिया? अपने अधिकार में ले लिया। इसीलिए कहा जाता है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य की नींव अगर किसी ने डाली है तो वो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। इसीलिए इसे भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट कहा जाता है। अगर चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यों को देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन में 2 बड़े कार्य किए। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन में 2 बड़े कार्य किए। पहला कार्य क्या था? जो नंद थे इनके क्रूर व अत्याचारपूर्ण शासन से मगध की जनता को बचाया व उसकी क्या की? रक्षा की। और दूसरा क्या था? जो यूनानियों का आक्रमण था इससे भारत के या मगध के लोगों को पूरी तरीके से निश्चिंत कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया था, जिस कारण यूनानियों के आक्रमण का पूरी तरीके से खतरा समाप्त हो गया था। नेक्स्ट अगर देखें तो दोस्तों कुछ इतिहासकारों के अनुसार या कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार देखा जाए तो मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ता है। मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ता है और इस अकाल के समय चंद्रगुप्त मौर्य जैन मुनि भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चला जाता है। कहाँ चला जाता है? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चला जाता है और यहाँ पर संलेखना से तात्पर्य है भूखे प्यासे रहकर या तपस्या द्वारा या उपवास द्वारा प्राणों को त्याग देना। तो 298 BC में चंद्रगुप्त मौर्य अपने प्राणों को त्याग देता है। अगर चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी को देखा जाए तो ये थी आपकी पाटलिपुत्र, जिसे वर्तमान में पटना कहा जाता है और पटना गंगा व सोन नदी के मध्य में स्थित है। और इसी पटना या पाटलिपुत्र को मेगास्थनीज अर्थात यूनानियों ने क्या कहा है? पोलीब्रोथा कहा है। क्वेश्चन कई बार आया है कि पोलीब्रोथा मगध की किस राजधानी को कहा जाता था? तो किसे कहा जाता है? इसे ही कहा जाता है पाटलिपुत्र को। अगर राज्य के चिन्ह देखा जाए तो ये था आपका मयूर अर्थात मोर, और अगर कहा जाए राज्य की भाषा तो ये थी आपकी पाली। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी आपकी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग लिख भी लेते हैं। तो हमने लिखा है मगध साम्राज्य और संस्थापक कौन था मगध का दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था दोस्तों? चंद्रगुप्त
मौर्य। अगर मगध साम्राज्य के टाइम पीरियड को देखा जाए तो ये है आपका 323 BC अर्थात ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक। और अगर चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड को देखा जाए तो ये है आपका 322 BC से 298 BC अर्थात कुल कितने वर्षों का शासन हुआ? 24 वर्षों का। अर्थात 24 वर्षों तक मगध की गद्दी पर शासन किसने किया है? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगर चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नामों को देखें तो इसे दो अन्य नामों से जाना जाता था। ठीक है, पहला नाम है आपका एंड्रोकोटस। पहला नाम है आपका एंड्रोकोटस और दूसरा नाम है आपका सेंड्रोकोटस। अगर एंड्रोकोटस नाम को देखा जाए तो ये नाम दिया है आपका एरियन व प्लूटार्क ने। एरियन व प्लूटार्क ने इसको क्या कहा है? एंड्रोकोटस कहा है। जबकि कह सकते हैं यहाँ पर या इतिहासकारों ने लिखा है जस्टिन स्ट्रैबो मेगास्थनीज व निरियाकस, इन्होंने इसे क्या कहा है? सेंड्रोकोटस कहा है। यहाँ पर दोस्तों अगर नेक्स्ट पॉइंट लिखें तो नोट करके लिख लेंगे एंड्रोकोटस / सेंड्रोकोटस की पहचान किसने की? विलियम जोन्स ने। किसने की? विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट दोस्तों अगर देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य के नीचे लिख सकते हैं प्रथम ऐतिहासिक सम्राट। भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। नेक्स्ट अगर चंद्रगुप्त मौर्य के धर्म को देखें, चंद्रगुप्त मौर्य के धर्म को देखें तो बौद्ध व जैन, इसे एक स्वर में क्या कहते हैं? क्षत्रिय कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? क्षत्रिय कहते हैं। अगर पुराणों को देखा जाए तो पुराणों के अनुसार ये कौन था? शूद्र था। कौन था? शूद्र था। नेक्स्ट अगर देखें तो लिख सकते हैं मुद्रा राक्षस, और ये पुस्तक किसकी है आपकी? विशाखा दत्त। इसके अनुसार इसे क्या कहा गया है? वृषल, जिसका अर्थ होता है कुलहीन अर्थात नीच जाति का। नेक्स्ट अगर दोस्तों देखें तो हेडिंग डालेंगे स्रोत। हेडिंग डालेंगे स्रोत। अगर स्रोत देखे जाएं तो सोर्सेस को दोस्तों दो भागों में विभाजित किया गया है। सोर्सेस को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहले हैं आपके साहित्यिक स्रोत, पहले हैं आपके साहित्यिक स्रोत और दूसरे हैं आपके पुरातात्विक स्रोत। अगर साहित्यिक स्रोतों को देखा जाए तो वे स्रोत जो हमें किताबों के द्वारा मिले हैं या लिखित रूप से मिले हैं, जबकि पुरातात्विक स्रोतों को देखा जाए तो इसका अर्थ है भवन, जो शिलालेखों पे या कह सकते हैं कि अन्य किसी पत्थर पर, किसी गुहा पर लिखे गए, वो क्या कहलाते हैं? आपके पुरातात्विक, अर्थात जो खुदाई के द्वारा प्राप्त हों। तो साहित्यिक स्रोतों में देखें
तो नंबर 1 जो है आपकी ये है अर्थशास्त्र और इसके लेखक हैं आपके कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त। नंबर 2 देखें तो ये है आपकी इंडिका और इंडिका के लेखक हैं आपके मेगस्थनीज। कौन है आपके? मेगस्थनीज। अगर नंबर 3 देखें तो ये पुस्तक है आपकी मुद्रा राक्षस और इसके लेखक हैं आपके विशाखादत्त। नंबर 4 देखें तो लिख सकते हैं बौद्ध ग्रंथ। नंबर 5 देखें तो ये हैं आपके जैन ग्रंथ। नंबर 6 देखें तो ये हैं आपके पुराण और नंबर 7 अगर देखें तो ये हैं आपके तमिल ग्रंथ। अगर पुरातात्विक स्रोतों को देखा जाए तो इसमें नंबर 1 जो है आपका रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। लिख लेंगे रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। और रुद्रदामन था कौन? तो लिख लेंगे शक सम्राट। नंबर 2 देखा जाए तो लिख लेंगे महास्थान अभिलेख और ये है आपका बंगाल में। नंबर 3 देखा जाए तो अशोक के अभिलेख। नंबर 3 अशोक के अभिलेख। नंबर 4 देखा जाए तो लिख लेंगे भवन गुफा स्तूप व मृदभांड। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगर देखें तो यहीं पर लिख लेंगे राजधानी पाटलिपुत्र और इसे ही वर्तमान में कहा जाता है पटना और अन्य नाम क्या है इसका? पोलीब्रोथा। और ये नाम किसने दिया है? यूनानियों ने, अर्थात कहा जा सकता है मेगस्थनीज के द्वारा। अगर राजकीय चिन्ह देखें तो ये राजकीय चिन्ह है आपका मयूर अर्थात मोर। अगर राजकीय भाषा देखी जाए, राजकीय भाषा देखें तो ये है आपकी पाली भाषा। कौन सी भाषा है? पाली भाषा। और यहाँ पर अगर दोस्तों देखा जाए तो लिख लेंगे इस समय शिक्षा का जो केंद्र था, अर्थात कह सकते हैं जब मगध में मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ, इस समय शिक्षा का जो सबसे बड़ा केंद्र था ये था आपका तक्षशिला। कौन सा था आपका? तक्षशिला। लिख लेंगे दोस्तों, यहाँ पर नोट करके लिख लेंगे तक्षशिला शिक्षा का केंद्र। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि ब्राह्मण ग्रंथों ने कौटिल्य अर्थात चाणक्य को, ब्राह्मण ग्रंथों ने कौटिल्य अर्थात चाणक्य को नंदो उन्मूलन का क्या बताया है दोस्तों? प्रमुख कारण बताया है या प्रमुख श्रेय उसी को दिया है। तो लिख लेंगे दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथों ने नंदो उन्मूलन का श्रेय कौटिल्य को दिया है।
किसको दिया है? कौटिल्य को। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी हेडिंग डाल लेंगे हम लोग अब चाणक्य के बारे में। किसके बारे में डाल लेंगे? चाणक्य के बारे में। अगर इनके पिता का नाम देखा जाए तो इनके पिता थे ऋषि चाणक्य। पिता कौन थे इनके? ऋषि चाणक्य। अगर इनकी पुस्तक देखी जाए तो पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। किस चीज़ की पुस्तक है आपकी? तो लिख लेंगे दोस्तों राजनीति व प्रशासन। ये क्वेश्चन कई बार आया है दोस्तों कि अर्थशास्त्र किस विषय की पुस्तक है? तो विषय इसका राजनीति और प्रशासन से है, अर्थात पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड बुक है आपकी कौन सी? कौटिल्य की अर्थशास्त्र। नेक्स्ट देखें दोस्तों तो लिख लेंगे 15 खंडों में बटी है ये, और कुल श्लोक तो ये हैं आपके 4000। नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे इनके अन्य नाम, अर्थात कौटिल्य को अन्य किन नामों से जाना जाता था? तो या चाणक्य को, तो इनके अन्य नामों को देखेंगे तो एक नाम है इनका कौटिल्य, एक नाम है इनका विष्णुगुप्त, और ये इनके बचपन का नाम है। कई बार दोस्तों क्वेश्चन आया है कि कौटिल्य या चाणक्य के बचपन का क्या नाम था? तो आंसर ऑप्शन में कौटिल्य भी होगा, ऑप्शन में आपका चाणक्य भी होगा, और ऑप्शन में आपका क्या होगा? विष्णुगुप्त भी होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? विष्णुगुप्त। जबकि इन्हें द्विज अर्षभ भी कहा गया है। इसका अर्थ होता है ब्राह्मणों में श्रेष्ठ या श्रेष्ठ ब्राह्मण या श्रेष्ठ ब्राह्मण दोस्तों। नेक्स्ट अगर यहाँ पर दोस्तों देखें तो इनके पद क्या थे? ये प्रधानमंत्री थे मौर्य साम्राज्य में। इसके अलावा देखा जाए तो ये सेना मंत्री थे व प्रधान पुरोहित के पद पर आसीन थे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखें दोस्तों तो चाणक्य ने एक सिद्धांत दिया और इसका नाम था साप्तांग सिद्धांत, जो अर्थशास्त्र पुस्तक से हमें प्राप्त होता है। इस साप्तांग सिद्धांतों में अगर देखा जाए तो चाणक्य ने 7 बिंदुओं पर मुख्य रूप से क्या किया है? प्रकाश डाला है, और ये 7 चीज़ें साम्राज्य विस्तार के लिए अत्यधिक आवश्यक होती हैं, जिसमें पहला है आपका राजा, अर्थात राजा जितना बलशाली होगा, जितना शक्तिशाली होगा, जितना नेतृत्व करने की क्षमता होगी, उतना ही साम्राज्य कैसा होगा? शक्तिशाली होगा और विशाल होगा। दूसरा है अमात्य, इसका अर्थ होता है मंत्री, अर्थात मंत्री, कुशल मंत्रियों की आवश्यकता अधिक होती है, या कह सकते हैं कुशल मंत्री साम्राज्य को अधिक बुलंदियों पर ले जा सकते हैं। नंबर 3 देखा जाए तो ये है आपका राष्ट्र, अर्थात कुल क्षेत्रफल और वहाँ रहने वाली जनसंख्या। नंबर 4 देखा जाए तो कह सकते हैं दुर्ग, अर्थात किला। नंबर 5 देखें तो ये है आपका कोष, अर्थात धन। नंबर 6 देखें तो ये है आपका बल, अर्थात सेना। जितनी विशाल सेना होगी उतने ही विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जा सकता है। और नंबर 7 है आपका मित्र, और इन्हीं 7 को कहा गया है साप्तांग, और इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? कौटिल्य की अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है। नेक्स्ट दोस्तों अगर देखें तो मैंने आपको बताया चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन में 2 बड़े युद्ध लड़े।
तो अब हेडिंग डालेंगे प्रमुख युद्ध। हेडिंग डालिए प्रमुख युद्ध। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे पहला युद्ध देखा जाए तो ये है आपका 323 BC में, और किसके मध्य में है? घनानंद वर्सेस चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, घनानंद का सेनापति इस समय कौन था? भद्रसाल। कौन था दोस्तों? भद्रसाल। परिणाम और ये परिणाम दोस्तों आपको पता है किसकी जीत? चंद्रगुप्त मौर्य की जीत। वह मगध के सिंहासन पर आरूढ़ हो रहा है दोस्तों। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो दूसरा युद्ध जो है ये हुआ है 305 BC में। कब हुआ है? 305 BC में। किससे हुआ है? सेलुकस निकेटर वर्सेस चंद्रगुप्त। परिणाम चंद्रगुप्त मौर्य की जीत। और यहीं पर दोस्तों सेलुकस निकेटर एक संधि करता है किसके साथ में? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में। तो लिख लेंगे संधि के द्वारा नंबर 1, पुत्री हेलेना का विवाह। पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से। पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से। नंबर 2 देखें तो चंद्रगुप्त ने 500 हाथी दिए तथा बदले में एरिया, इसे ही कहा जाता है हेरात। नंबर 2 देखा जाए तो कह सकते हैं आपका कांधार। नंबर 3 जेड्रोसिया, इसे कहा जाता है मकरान तथा पेरोक अर्थात काबुल, दहेज में। ठीक है दोस्तों, और यहां पर नोट करके लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहां पर नोट करके लिख लेंगे यूनानी राजदूत मेगस्थनीज दरबार में, और पुस्तक लिखता है इंडिका। ठीक है दोस्तों, लिख लेंगे कितने वर्ष रहा? 4 वर्षों तक दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखेंगे तो हेडिंग डालेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य विस्तार।
हेडिंग डाल लेंगे राज्य विस्तार। ठीक है दोस्तों, अगर राज्य विस्तार को देखा जाए तो दोस्तों यहां पर कहेंगे हम लोग या देखेंगे तो कश्मीर, उत्तर में कश्मीर, दक्षिण में मैसूर, पूरब में बंगाल व पश्चिम में ईरान, फारस तक किसका साम्राज्य था? चंद्रगुप्त मौर्य का। इसीलिए कहा जाता है प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की नींव किसने डाली? चंद्रगुप्त मौर्य ने। यहां पर दोस्तों देखिए तो प्लूटार्क के अनुसार 6 लाख सैनिकों की सहायता से 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत को रौंद डाला, संपूर्ण भारत को रौंद डाला। नेक्स्ट पॉइंट अगर दोस्तों देखें तो अगर देखें तो उत्तर अर्थात नॉर्थ इंडिया को देखें तो ये जानकारी आपको प्राप्त होती है कल्हड़ की राज तरंगिणी से। अर्थात कल्हड़ की राज तरंगिणी के अनुसार कश्मीर पर किसका अधिकार था? चंद्रगुप्त मौर्य का। अगर दक्षिण को देखा जाए तो लिख लेंगे अहनानूर व पुरनानूर तमिल ग्रंथों से जानकारी किसकी? साम्राज्य के विस्तार की। दक्षिण भारत पर किसका अधिकार था? चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। अगर ईस्ट इंडिया को देखा जाए अर्थात पूर्वी भारत को देखा जाए तो लिख लेंगे महास्थान अभिलेख से। किससे जानकारी प्राप्त होती है? महास्थान अभिलेख से। और अगर देखा जाए तो वेस्ट इंडिया अर्थात पश्चिमी भारत को देखें तो यहाँ पर लिख लेंगे शक शासक रुद्रदामन के, शक शासक रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। किससे? जूनागढ़ अभिलेख से। और इसमें क्या जानकारी मिली है? गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और यहाँ का गवर्नर चंद्रगुप्त मौर्य ने नियुक्त किया था पुष्पगुप्त वैश्य को। और ये जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन ने लगवाया है 150 एडी में, जो संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है। अब यहाँ पर देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य के कार्य देखेंगे और जीवन में 2 बड़े कार्य किए चंद्रगुप्त मौर्य ने। लिख लेंगे कार्य तो कार्यों में अगर नंबर 1 देखा जाए तो लिख लेंगे नंदों के अत्याचार पूर्ण शासन का अंत।
अर्थात नंदों के जो घृणित व अत्याचारपूर्ण शासन था इसको समाप्त कर दिया गया। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और दूसरा अगर देखा जाए तो यूनानियों के आक्रमण के खतरे को समाप्त कर दिया। लिख लेंगे, यूनानियों से मगध की रक्षा। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो लिख लेंगे यहाँ पर मृत्यु के लिए अगर देखा जाए कि कैसे मृत्यु हुई, क्या हुई, तो लिख लेंगे शासन के अंतिम वर्षों में, शासन के अंतिम वर्षों में 12 वर्षों का अकाल, 12 वर्षों का अकाल। और इस अकाल के समय चंद्रगुप्त मौर्य दिगंबर, जैन, भद्रबाहु के साथ, दिगंबर, जैन, भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ गया? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला। क्या करता है दोस्तों? प्रस्थान करता है और दिगंबर पंथ को अपना लेता है। और यहीं पर दोस्तों क्या लिख लेंगे? सल्लेखना द्वारा, सल्लेखना द्वारा प्राणों का त्याग। ठीक है दोस्तों, यहां पर एक नोट करके पॉइंट लिख लेंगे दोस्तों कि जस्टिन ने सेंड्रोकोटस व सिकंदर की मुलाकात का वर्णन किया है। और सेंड्रोकोटस की सेना को क्या कहा है दोस्तों? डाकुओं का समूह कहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा समाप्त हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य। और 298 BC में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु होने के पश्चात इसका बेटा बिंदुसार गद्दी पर बैठता है और मौर्य साम्राज्य का शासक बनता है दोस्तों। किसका शासक बनता है? मौर्य साम्राज्य का शासक बनता है दोस्तों। बिंदुसार को यूनानियों ने एंड्रोकोटस कहा है। क्या कहा है? एंड्रोकोटस कहा है, जिसका क्या कहा है दोस्तों? आमित्रोकेडीज कहा है। क्या कहा है? आमित्रोकेडीज कहा है, जिसको संस्कृत में कहा जाता है आमित्र घात, अर्थात अपने सभी शत्रुओं को नष्ट कर देने वाला। और जैन ग्रंथों ने इसे क्या कहा है? सिंहसेन कहा है। क्या कहा है? सिंहसेन कहा है। इसकी माता का नाम दुर्धरा था। माता का क्या नाम था? दुर्धरा था। और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार के शासनकाल के दौरान तक्षशिला में 2 बड़े विद्रोह होते हैं, जिसमें पहले विद्रोह को दबाने के लिए ये अपने पुत्र सुसीम को भेजता है, परंतु कह सकते हैं इस विद्रोह को दबाने में सुसीम असफल होता है। और दूसरे विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार अशोक को भेजता है और अशोक विद्रोह को आसानी के साथ में दबा देता है। तो यहाँ पर एक बात तो सिद्ध हो गई थी, अशोक के अंदर साम्राज्य चलाने के वे सभी लक्षण विद्यमान थे जो एक योग्य सम्राट के अंदर होने चाहिए। यूनानी लेखक एंथीमियम के अनुसार, यूनानी लेखक एंथीमियम के अनुसार आमित्रघात अर्थात बिंदुसार ने यूनानी शासक एंटिओकस से सूखे मेवे, मीठी मदिरा व दार्शनिक की मांग की, लेकिन एंटिओकस ने दार्शनिक भेजने से मना कर दिया। अर्थात मीठे शराब और सूखे मेवे तो भेज दिए, लेकिन
क्या भेजने से मना कर दिया? दार्शनिक भेजने से मना कर दिया। जो मिस्र था, यहाँ पर मिस्र का शासक वर्तमान समय में था टॉलेमी द्वितीय, जिसे फिलाडेल्फस भी कहा जाता है। तो टॉलेमी द्वितीय या फिलाडेल्फस ने बिंदुसार के दरबार में किसको भेजा था? डायोनिसोस को भेजा था दोस्तों। तो इसने अपने जीवन में एक ही कार्य किया। किसने? बिंदुसार ने। और क्या कार्य किया? जो पिता का साम्राज्य था इसे अक्षुण्ण रखा, अर्थात इसे समाप्त होने नहीं दिया और इसकी ऐतिहासिकता को भी समाप्त नहीं होने दिया। तो 298 बीसी में गद्दी पर बैठता है कौन? बिंदुसार। और 273 बीसी तक मगध की गद्दी पर आसीन रहता है। बिंदुसार की मृत्यु के बाद में उसका बेटा अशोक गद्दी पर बैठता है दोस्तों। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग बिंदुसार। ठीक है दोस्तों, अगर माता का नाम देखा जाए तो इनकी माता का नाम था दुर्धरा। अगर अन्य नाम देखें बिंदुसार के तो यूनानियों ने इसे क्या कहा है? आमित्रोकेडीज। क्या कहा है? आमित्रोकेडीज, जिसको संस्कृत में अगर अनुवाद करके देखें तो इसका अर्थ होता है आमित्र घात। आ मतलब नहीं, मित्र मतलब मित्र, अर्थात जो मित्र नहीं है, अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाला। जबकि जैन ग्रंथों ने क्या कहा है? इसे सिंह सेन कहा है। क्या कहा है? सिंह सेन कहा है। अगर इसका संप्रदाय देखें या कह सकते हैं किस धर्म को मानता था, तो यहाँ पर अगर इसका धर्म देखा जाए तो कह सकते हैं आजीवक संप्रदाय। और आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कहा जाता है मक्खली गोसाल को। नेक्स्ट देखें तो बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिसमें पहले विद्रोह में भेजता है ये बेटे सुसीम को, और ये क्या हो जाता है दोस्तों? असफल हो जाता है। और दूसरे विद्रोह में भेजता है ये बेटे अशोक को, और अशोक क्या होता है? इसमें सफल हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखा जाए तो लिख लेंगे यूनानी लेखक एंथेमियम के अनुसार, यूनानी लेखक एंथेमियम के अनुसार किसने? मित्रघात ने यूनानी नरेश या शासक एंटियोकस से, एंटिओकस से सूखे मेवे या अंजीर भी लिख सकते हैं, कॉमा मदिरा व दार्शनिक मांगा। और लिख लेंगे दार्शनिक नहीं भेजा। किसने दोस्तों? यूनानी नरेश ने।
नेक्स्ट दोस्तों अगर नंबर 2 देखा जाए तो मिस्र के शासक टॉलेमी द्वितीय, और इसी को कहा जाता है फिलाडेल्फस। ठीक है दोस्तों, ने किसको भेजा दे दोस्तों? डायनोसिस को राजदूत बनाकर भेजा। नेक्स्ट दोस्तों अगर यहाँ पर नोट करके लिख लें तो लिख लेंगे कार्य क्या था? पिता के साम्राज्य को अक्षुण्ण रखा, अर्थात उसे मिटने नहीं दिया दोस्तों। और इसके बाद गद्दी पर बैठेगा आपका अशोक। अगर दोस्तों यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किए गए निर्माणों को देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र के समीप बुलंदीबाग व कुम्भलहार में लकड़ी का महल बनवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने बुलंदीबाग और कुम्भलहार पाटलिपुत्र के समीप लकड़ी का महल बनवाया था, जिसकी खोद की थी स्नोपर महोदय ने, जिसकी खुदाई की थी स्नोपर महोदय ने। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 1 किसका समाप्त होता है? मौर्य साम्राज्य का। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें व अधिक से अधिक शेयर करने का कार्य करें। धन्यवाद।